गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 14 प्राकृतिक संपदा का चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने इससे पहले जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। आज हम मृदा के अंदर जितने भी खनिज तत्व पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर, उनके बारे में जानेंगे। मृदा के अंदर खनिज की प्रचुरता यानी कितनी ज़्यादा मात्रा में खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो जो पृथ्वी के सबसे बाहर वाली परत होती है यानी कि सबसे ऊपरी परत जो हमें दिखाई देती है वो भूपृष्ठ कहलाती है। भूपृष्ठ में जितने भी तरह के खनिज पाए जाते हैं वो सारे खनिज जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के जीवों के पालन पोषण के लिए ज़रूरी होते हैं। कुछ खनिज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। तो जितने भी भूपृष्ठ पर खनिज पाए जाएंगे वो सभी जीवों के लिए जरूरी होते हैं। यदि ये खनिज बड़े पत्थरों के साथ संलग्न हो जाते हैं यानी कि बड़े पत्थरों के साथ जुड़ जाते हैं तो ये जीवों के लिए उपयोगी नहीं रहते हैं, क्योंकि उपयोगी कब रहेंगे जब वो मृदा के अंदर है। मृदा के अंदर है तो जो पेड़ पौधे उसमें उग रहे हैं उनमें वो खनिज तत्वों की मात्रा होगी और जीव जब उन पेड़ पौधों को खाते हैं चारे के रूप में तो उनके अंदर वो खनिज तत्व पहुँचते हैं। अगर यही खनिज तत्व पत्थरों के साथ जुड़ जाएंगे तो वो किसी के लिए भी उपयोगी नहीं होंगे। पत्थर में भी बहुत सारे क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पत्थरों में बहुत सारे, जैसे उन पर ताप पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो पत्थर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। जब शाम आती है, ठंड का टाइम आता है तो वो वापस क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इस तरीके से उनकी अवस्था में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तन उनमें होते रहते हैं और लगातार ऐसा होने से एक स्थिति ऐसी आती है कि वो पत्थर जो होता है वो टूट जाता है, क्योंकि धीरे धीरे उसमें दरार होने लगती है और फिर वो टूट जाता है। और छोटे छोटे टुकड़ों में जब वो टूट जाता है तो इसी प्रकार से वो बड़ा पत्थर धीरे धीरे मृदा में परिवर्तित हो जाता है। मृदा के निर्माण के कारक यानी कि मृदा या मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस कारणों के कारण होता है। मृदा का निर्माण, अब कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जिनके कारण मृदा बनती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सूर्य, जिसे आप सब अच्छे से जानते हैं। सूर्य क्या होता है कि सूर्य दिन के समय पत्थर को गर्म करता है और जिसके कारण क्या हो जाता है, वो फैल जाता है, प्रसारित हो जाता है। और रात के समय वही पत्थर क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं। जब वो ठंडे होते हैं तो वो वापस संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि पत्थर का प्रत्येक भाग असमान रूप से प्रसारित हो रहा है यानी कि फैल रहा है और संकुचित हो रहा है, सिकुड़ रहा है। ऐसा बार बार होने पर पत्थर में क्या आ जाती है, दरार आ जाती है और अंत में ये बड़े पत्थर टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। दूसरा जो इसका कारक है वो है जल। पत्थर जल जो होता है मृदा के निर्माण में दो प्रकार से सहायता करता है जल। एक तो सूर्य के ताप से बने पत्थरों में दरार आ जाती है। जब वो दरार आ जाती है तो उसमें जल भर जाता है। उस दरार में जब ठंडा समय आएगा तो वो जो दरार में जल जमा हुआ है, भरा हुआ है, वो कैसा हो जाएगा, ठंडे समय में जम जाएगा और यह दरार को और ज़्यादा क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। बहता हुआ जल कठोर पत्थरों को भी तोड़ फोड़ देता है, जितना भी बहता है, क्योंकि तेजी से जब नदी बहती हुई आती है तो कई पत्थर उसके साथ लुढ़कते हुए आते हैं और जैसे जैसे वो लुढ़कते जाते हैं कई चीज़ों से टकराकर वो और छोटे टुकड़ों में टूटते जाते हैं। इस प्रकार से वो छोटे मृदा के कणों में विभक्त हो जाते हैं। ये पत्थर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। जल पत्थरों को इन कणों के साथ अपने साथ लेता जाता है और आगे इनको भेजता जाता है। इस प्रकार मृदा जो होती है वो अपने मूल पत्थर से काफ़ी दूर वाले स्थान पर पाई जाती है, यानी कि पत्थर तो वहाँ था पहाड़ों पर वो जल के साथ बहकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदला, छोटे छोटे टुकड़ों से भी बहकर वो अंत में मृदा के रूप में बदल जाएगा। तो मृदा तो बहुत दूरी पर पाई जाएगी और पत्थर बहुत दूरी पर था। इस तरीके से जल भी मृदा के निर्माण में सहायक कारक होता है। तीसरा हमारा होता है वायु। वायु जो होती है वो भी मृदा के निर्माण में सहायक होती है। किस प्रकार से, जल में पत्थर जब एक दूसरे के कारण टकराते हैं, टूटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उस समय
तेज हवा भी पत्थरों को तोड़ देती है, क्योंकि जल तो बह ही रहा है जिसके साथ वो पत्थर टूट रहे टकरा कर एक दूसरे से, पर जब तेज हवा चलेगी तो उनका बहाव और क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। इसी तरह जल जो है, जल की तरह ही जो बालू रेत होती है उसको भी एक स्थान तक दूसरे स्थान तक ले जाने का जो काम करती है वो वायु ही करती है, यानी कि वायु के द्वारा ही वो मृदा के कण या बालू के कण एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाते हैं। इस तरीके से मृदा का निर्माण होता है। हमने जाना किन किन कारणों से हो रहा है, तो सूर्य, जल और वायु, ये तीनों ही चीजें मिलकर मृदा के निर्माण में सहायक होती है। नेक्स्ट हमारा आता है जीव। जीव क्या होते हैं, तो जीव भी मृदा के बनने को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से? जीव लाइकेन जो होती है, लाइकेन आपने एक पौधे का या नाम होता है, तो लाइकेन क्या होती है, वो पत्थरों के सतह पर उग जाती है, यानी पत्थरों के ऊपर उग जाती है। जब वो पत्थरों के ऊपर उगती है तो वो अपने अंदर से एक पदार्थ को छोड़ती है। लाइकेन जो वो पदार्थ जो छोड़ती है पत्थर पर, तो पत्थर के ऊपर एक मिट्टी की परत, मृदा की एक परत बन जाती है। वो धीरे धीरे पत्थर को क्या कर देती है, बारीक चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर देती है और मृदा की एक पूरी पतली परत का निर्माण कर देती है। यानी कि उस लाइकेन ने क्या किया, उस बड़े पत्थर को एक मिट्टी में परिवर्तित या मृदा में परिवर्तित कर दिया। तो उस लाइकेन के अंदर ऐसे रासायनिक पदार्थ थे, ऐसा जो उसने पदार्थ छोड़ा है कि उस पत्थर के ऊपर एक मृदा की बारीक परत बनी और धीरे धीरे उसने रासायनिक परिवर्तन करके उस बड़े पत्थर से भी मृदा का निर्माण कर दिया। इस तरह से अब जो मृदा बनी है और जो दूसरे मॉस होते हैं वो भी छोटे छोटे पौधे बनाने में सहायक होते हैं और पत्थर को और अधिक ज़्यादा जो है छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। बड़े पेड़ों की जितनी भी जड़ें होती हैं वो भी पत्थरों की दरार में चली जाती है कई बार, और पत्थरों की दरार को क्या कर देती है, बड़ा कर देती है। जब वो बड़ा कर देती है तो वो ज़्यादा स्थान घेरती हैं और वो पत्थर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस प्रकार मृदा का निर्माण जो है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है, यानी कि किसी एक बड़े पत्थर या पहाड़ से छोटे छोटे कण के रूप में रूपांतरित होकर मृदा का निर्माण होता है, जिसका पहला कारक हमारा सूर्य है। जब तेज प्रकाश पड़ता है तो पत्थर फैलते हैं, ठंडे पर सिकुड़ते हैं, इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है तो पत्थर कमजोर हो जाता है और टुकड़ों में टूट जाता है। जल के साथ जब जल तेजी से बहता है तो बड़े बड़े पत्थर भी उसके साथ बहते हुए आते हैं, वो एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और अंत में जाकर रेत के रूप में या मृदा के रूप में बन जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि नदी के किनारों पर मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, तो उसका एक कारण ये भी होता है। वायु क्या होती है, जो मृदा बनी है, बालू के कण होते हैं, उनको तेजी से अपने साथ बहाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। और नेक्स्ट जो जीव में हमने लाइकेन का उदाहरण देखा कि पत्थरों के ऊपर उग जाता है और एक ऐसा पदार्थ छोड़ता है जो कि उस बड़े पत्थर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में रूपांतरित कर देता है और उसको मृदा के रूप में बनाने में सहायक होता है। ये सारे कारक जो है हमने मृदा के निर्माण के पढ़े। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।